तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फ्री कैश फ्लो जो टॉपिक पढ़े हैं अभी तक, जिसका कंसेप्ट पढ़े हैं, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। BRS Inc. deals in computer and IT hardwares and peripherals. The expected revenue for the next 8 years is as follows. तो आने वाले 8 सालों में, नेक्स्ट 8 ईयर्स में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेवेन्यू कितना होगा। रेवेन्यू यानी कि सेल्स। तो ईयर्स दिए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। सेल्स रेवेन्यू दिया डॉलर, मिलियन, 8 10 15 22 30 26 23 20। तो आने वाले 8 साल के एस्टिमेटेड यानी कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू यानी कि सेल्स के फिगर दिए हुए। समराइज्ड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हुआ बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2012 वॉज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज, एसेट्स। लाइबिलिटी आपको दी हुई इक्विटी स्टॉक एंड 12% बॉन्ड, 12 और 8 टोटल 20। और यहाँ पे फिक्स एसेट दिया हुआ है 17 और करेंट एसेट 3 टोटल 20। तो ये कब की बैलेंस शीट है? तो ये आज की बैलेंस शीट है, यानी कि 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट है। और ये एक्चुअल फिगर्स है। और जो ऊपर सेल्स लिखे हुए हैं वो यहाँ से लेकर के आने वाले सालों के एस्टिमेटेड फिगर्स है। आगे दिया हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इट्स वेरिएबल एक्सपेंसेस इज 40% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि कैश एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड टू बी एज फॉलोज। पीरियड दिया हुआ 1 to 4, 1.6 और 5 to 8, 2। अभी जो वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात कर रहा है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस 40% सेल्स रेवेन्यू के रहेंगे। यानी कि अगर आपकी सेल्स रेवेन्यू आने वाले 8 सालों की दी हुई है, मतलब जो भी सेल्स रेवेन्यू रहेगी उसका जब आप 40% कैलकुलेट करोगे तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएगा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। और फिक्स एक्सपेंसेस के एस्टिमेटेड फिगर्स दिए हुए हैं, विच इज़ 1 से 4 साल तक 1.6 और 5 से 8 साल तक 2। तो यानी कि 1 2 3 4 में 1.6 1.6 1.6 1.6 और 5 6 7 8 में 2 2 2 2। ऐसे करते हो आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। An additional advertisement and sales promotion campaign shall be launched requiring the expenditure as per following details. तो पहले साल लगेगा 0.5, 2 और 3 साल मतलब सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में लगेगा 1.5, 4 to 6 ईयर मतलब चौथा, पाँचवा और छठा साल में लगेगा 3, और 7 8 ईयर्स मतलब सातवां साल और आठवां साल लगेगा 1। तो ये भी आपका एक खर्चा दिया हुआ है फ्यूचर का। आगे बढ़ते हैं। Fixed assets are subject to depreciation at the rate 15% as per WDV यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो 15% डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है। द कंपनी हैज प्लान्ड एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर द कमिंग 8 ईयर्स एज फॉलोज। तो हमने जब फ्री कैश फ्लो का कंसेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने दो चीज़ आपको दिखाई थी, विच इज़ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट यानी कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल। दो चीज़ मैंने माइनस की थी। तो एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है उसमें से एक, विच इज़ लाइक एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एसेट और फिक्स एसेट। पीरियड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और अमाउंट दिए हुए हैं 0.5 0.8 2 2.5 3.5 2.5 1.5 और 1। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि 20% ऑफ रेवेन्यू या उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा। रेवेन्यू यानी कि सेल्स। तो आने वाले जब आप सेल्स फिगर निकाल लोगे तो उसका जब 20% निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना करंट एसेट मेंटेन होना चाहिए। अगर उतना मेंटेन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं मेंटेन हो रहा है तो उतना मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि घर से पैसे लाना पड़ेगा और बिजनेस में लगाना पड़ेगा। ये सब हम क्वेश्चन के आंसर्स में देखेंगे। एप्लीकेबल टैक्स रेट ऑफ द कंपनी 30%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब के ई दिया हुआ है। द फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म
इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5% पर एनम आफ्टर 8 ईयर्स। मतलब जो FCF आप निकालोगे आफ्टर 8 ईयर्स वो ग्रो होगा 5% पर एनम। पर एनम मतलब हर साल। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ही ग्रोथ रेट दिया हुआ है विच इज़ 5%, और आने वाले साल यानी कि 8वें साल के आगे के जितने भी साल बचे हुए हैं यानी कि इन्फानाइट पीरियड, तब तक के आपका कैश फ्लो ग्रो होता रहेगा। मतलब ये आपका टाइप 2 क्वेश्चन हो गया जिसमें आप कांस्टेंट ग्रोथ FCF वगैरह फॉर्मूला यूज करेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, आइए देखते हैं। तो कभी भी फ्री कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है उसके आंसर को स्टार्ट करने से पहले आप ये रिकॉल कर लेना कि कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करना है। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। पहला स्टेप आपको करना है FCFF विच इज़ फ्री कैश फ्लो टू फर्म। दूसरा है KO यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम WACC या फिर KC वगैरह भी बोलते हैं। फिर डिसाइड करना कि क्वेश्चन टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है या बोथ का है। और लास्ट में जाके प्रेजेंट वैल्यू निकालना यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना। ठीक है, इतना पहले रिकॉल कर लिया मैंने। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे FCFF कैलकुलेट करना है। FCFF निकालने के लिए कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला वर्किंग नोट रहेगा नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी कि डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन का आप इस तरीके से एक शेड्यूल बनाएंगे। इस शेड्यूल में क्या क्या कॉलम रहेंगे मैं बताता हूँ। पहला है ईयर, दूसरा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तीसरा है एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, फिर है क्लोजिंग बैलेंस बिफोर डेप्रीसिएशन, फिर है डेप्रीसिएशन, फिर है क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रीसिएशन। तो ये आपका एक शेड्यूल बनेगा। ईयर जब भी हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ईयर एंड आपको अज्यूम करना है, यानी कि मन में सोचना है कि आप ईयर एंड की बात कर रहे हो। मतलब अगर यहाँ पे ईयर 1 लिखा है इसका मतलब पहले साल की शुरुआत नहीं, पहले साल का अंत, ईयर 1 एंड। वैसे ईयर 2 एंड, फिर ईयर 3 एंड। और आप कहाँ पे खड़े हो, तो आप जीरो पीरियड पे खड़े हो, Y0 पे खड़े हो। तो Y0 से लेकर के ईयर 1 एंड, तो एक साल बाद, ईयर 2 एंड यानी कि 2 साल बाद, एंड सो ऑन। तो ये आपके ईयर एंड है सारे के सारे। अब स्टार्ट करते हैं शेड्यूल। ये शेड्यूल कैसे बनेगा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट्स 17। ये 17 कहाँ से आया, तो ये 17 आया बैलेंस शीट से। मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि 31 मार्च 2012 मेरा आज जीरो पीरियड है यानी कि टुडे है, और आज मेरे पास फिक्स एसेट्स नेट है 17। तो ये 17 वहाँ से आया बैलेंस शीट में से, यानी कि जीरो पीरियड Y0 पे। इसमें क्या हुआ, साल भर में कुछ एडिशन हुए होंगे। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में यहाँ पे एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं 8 सालों के। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे के सारे एक्चुअली में आपके फिक्स एसेट बनने जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी जो फिक्स एसेट आपके पास थे उसमें ये फिक्स एसेट जुड़ने जा रहे हैं, तो आपको ऐड कर देना चाहिए। तो आप उसमें ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा क्लोजिंग बैलेंस बिफोर डेप्रिसिएशन। जैसे कि पहला वाला देखेंगे तो 17 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 17.5। अब आपका पहला साल ख़त्म हो चुका है और आपके पास हाथ में फिक्स एसेट्स हैं 17.5। अब ये जो 17.5 है इस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट 15% दिया हुआ है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो एट द रेट 15% निकालोगे तो 2.63 आएगा। तो 17.5 का 15% 2.63। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के बैलेंस में से माइनस होता है, तो 17.5 में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, और माइनस करके जो आंसर आएगा वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा। यानी कि 17.5 माइनस 2.63 इज इक्वल टू 14.87। अब जो मेरा पहले साल का एंड का क्लोजिंग बैलेंस आया है 14.87, वो अगले साल का स्टार्टिंग हो जाएगा, यानी कि अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो माई 14.87 विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 2। डेप्रिसिएशन काट के जो बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस, वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो यहाँ पे 14.87 हो जाएगा।
अब फिर से आप सेम कहानी रिपीट करोगे कि यहाँ पे कुछ एडिशन अगर किए, यानी कि एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ एस्टिमेटेड है कि करेंगे, उसको जोड़ दो, तो 14.87 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 15.67। अब 15.67 का 15% डेप्रिसिएशन निकाल लो तो 2.35, और 15.67 में से 2.35 माइनस कर दो तो 13.32। अब ये 13.32 बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो ये कहानी पूरी चलती रहेगी 8 सालों तक। 8वें साल में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा 13.34, 1 आप एडिशन करोगे तो 14.34, इसका 15% निकालोगे तो 2.15, माइनस कर दोगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 12.19। ये हमने शेड्यूल बनाया क्यों? ये शेड्यूल हमने बनाया, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, डेप्रिसिएशन, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है हल्का सा डेप्रिसिएशन, ये मुझे चाहिए था। मतलब अगर आप अपने फ्री कैश फ्लो टू फर्म यानी कि FCFF का फॉर्मेट रिकॉल करें, मैं एक बार दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया था, नो पैट यानी कि पैट निकालने के बाद डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया था। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में जो डेप्रिसिएशन मुझे एस्टिमेटेड है, मुझे लग सकता है डेप्रिसिएशन मुझे लग सकता है आने वाले 8 सालों में, उसकी फिगर्स मुझे चाहिए, तो उसकी फिगर्स मैंने निकाल ली। तो ये शेड्यूल बनाने का पर्पस था ये वाला कॉलम, ठीक है। तो ये वाला कॉलम चाहिए था 2.63, 2.35, 2.3, 2.33, 2.5, 2.5, 2.35, 2.15, ये फिगर आ गए। अब दूसरा वर्किंग नोट बनेगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट्स, इसको चालू करते हैं। अब ये वाला जो शेड्यूल है, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो प्लीज़ मेरी आने वाली बातों को एकदम ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको ये रिकॉल करवा दूं कि मैंने आपको FCFF पढ़ाते समय क्या बताया था। मैंने आपको FCFF बताते समय एक एक्स्ट्रा मनी कंसेप्ट बताया था, ये वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि जब जब आप फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाते हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ोतरी आती है, आप कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं या बनाते हैं खुद से, तो उसमें आपके करंट एसेट कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो बिजनेस में कैश बैंक वगैरह पड़ा हुआ है, यानी कि कैश एट बैंक पड़ा हुआ है या कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, ये सब चीज़ पहले आप यूज़ करोगे। और अगर वो यूज़ करने के बाद आपका काम हो जाता है, यानी कि आपका FA तैयार हो जाता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो तैयार नहीं हो पाया तो एक्स्ट्रा पैसा तो लगेगा ना, एक्स्ट्रा पैसा फिर आपको घर से लाना पड़ेगा, यानी कि आपको नया कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा बिजनेस में, और घर से पैसा लाके कंपनी के शेयर परचेस करोगे, कैपिटल लेके आओगे। तो ये बात ध्यान रखना कि FA जब बढ़ता है तो करंट एसेट कम होता है। अब मैं वापस आता हूँ अपने क्वेश्चन के आंसर में कि मैं जो भी खर्चा करने वाला हूँ, विच इज़ माई एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच विल बी नथिंग बट इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि मेरे FA बढ़ने वाले। एडिशनल कैपेक्स का मतलब सीधी बात है आपका FA बढ़ने वाला है, यानी कि जो मुझे क्वेश्चन में फिगर्स दिए हुए हैं ये वाले एडिशनल केपेक्स के 0.5, 0.8, 2, 2.5, 3.5, 2.5, 1.5, 1, ये सारे के सारे मेरे एडिशनल केपेक्स हैं, तो मैंने पहले वो लिख लिया। उसके बाद मैंने ये बताया कि यही तो मेरा डिक्रीजिंग करंट एसेट होगा, यानी कि मेरा जितना FA बढ़ेगा उतने से मेरा करंट एसेट नीचे जाएगा। तो ये दोनों आपके इक्वल हो गए, सारे के सारे कॉलम, ये दोनों कॉलम आपस में इक्वल हो गए। अब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट एसेट इम्प्लाइड मतलब अगर मुझे इससे ज़्यादा और कोई नॉलेज नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने नहीं दी, तो क्या होगा, तो मेरे पास जो ज़ीरो पीरियड में करंट एसेट है, ये ज़ीरो पीरियड यानी कि ज़ीरो टुडे टुडे यानी कि 31 मार्च 2012 की जो बैलेंस शीट मुझे दी हुई है, उसमें मुझे ये बताया हुआ है कि मेरे पास करंट एसेट 31 मार्च 2012 तो करंट एसेट है 3, यानी कि ज़ीरो पीरियड में मेरे पास 3 करंट एसेट होंगे, और आगे चल के इतना इतना मेरा करंट एसेट कम होता जाएगा। जैसे पहला वाला डिस्कस करते हैं, तो अगर मेरे पास 3 करंट एसेट था, हम सारी बातें डॉलर मिलियन में कर रहे हैं, बट उसका इतना ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, फिगर्स का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है, तो फिगर्स पे ध्यान देना।
3 में से 0.5 आपका कम हो जाएगा पहले साल। आज 0 पीरियड पे खड़े हो, यानी कि 31 मार्च 2012 को खड़े हो, और आज हाथ में 3 करंट एसेट्स हैं। साल के अंत तक सीए कम हो जाएगा, यानी कि करंट एसेट कम हो जाएगा, क्योंकि एफए बढ़ाना है। अगर एफए बढ़ेगा तो सीए कम होगा, सीए कम कितना होगा तो 0.5 कम होगा। तो 3 में से 0.5 गया तो 2.5 बचना चाहिए हाथ में कायदे से। 3 है, 0.5 खर्चा हो गया तो 2.5 बचेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट एसेट होना चाहिए वो मोर देन इक्वल टू 20% ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है एक स्टेटमेंट कि इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज एस्टिमेटेड टू बी 20% ऑफ रेवेन्यू। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस अंत में आपका होना चाहिए 20% ऑफ रेवेन्यू। तो अगर आप 20% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि ये स्टार्टिंग में जो हमको फिगर्स दी थी 8, पहले साल में 8 का 20% निकालोगे तो आएगा 1.6। फिर 10, तो 10 का 20% निकालोगे तो आएगा 2। फिर वैसे ही बढ़ोगे आगे कि 15 का 20% निकालोगे तो आएगा 3 एंड सो ऑन। मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 20% ऑफ रेवेन्यू और मोर देन डेट आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट एसेट होना चाहिए। तो मैंने चेक किया कि मेरे पास है कितना, तो मैंने देखा 2.5 है। तो अगर 2.5 आपके पास है, 1.6 मेंटेन करना है, तो कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगेगी नहीं, मतलब कोई भी घर से पैसा नहीं लाना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन ने बोला कि तुम्हारे पास साल के अंत में, पहले साल के अंत में 1.6 करंट एसेट होने मांगता, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास 2.5 है, तो क्वेश्चन ने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज़्यादा है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कम होता तो मेरे को दिक्कत होती, ठीक है। तो पहले साल तो बच गए। अब आते हैं दूसरे साल। दूसरे साल क्वेश्चन का कहना है कि आप केपेक्स यानी कि एफ ए बढ़ाना चाहते हो 0.8, यानी कि आप करंट एसेट कम करोगे 0.8। मेरे पास करंट एसेट था 2.5, 0.8 कम कर दोगे तो 1.7 आ जाएगा। अब 1.7 हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि भैया 20% मेंटेन करना, 20% रेवेन्यू का, रेवेन्यू 10 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10 का 20% निकाला तो 2। अब 1.7 है साल के अंत में, चाहिए कितना 2, तो मुझे घर से 0.3 और लाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। जब मैं घर से 0.3 ले आऊँगा तो मेरा करंट एसेट कितना हो जाएगा? करंट एसेट 2 हो जाएगा। न्यू क्लोजिंग बैलेंस, नया क्लोजिंग बैलेंस। तो सिंस न्यू क्लोजिंग बैलेंस मेरा 2 हो चुका है, क्वेश्चन में मुझे 2 बोल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले साल क्या हुआ? अगले साल मुझे 2 का खर्चा करना है। मेरे पास है कितना? मेरे पास है भी 2। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मत देखो, अब यहाँ पे देखो। तो न्यू क्लोजिंग बैलेंस में बस 2 है, मुझे खर्चा भी करना है 2, बचेगा कितना? 0। 2 में से 2 चला जाएगा। अब सिंस 0 बचा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया तुमको तो 3 मेंटेन करके चलना है, तो बोला ठीक है, घर से पैसा लाता हूँ 3, घर से पैसा लाऊंगा 3, तो अब मेरे पास बचेगा 3। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? 2.5 खर्चा करना है, 2.5 यानी कि कम करना है सीए, मेरे पास है 3, तो मेरे पास बचेंगे 0.5। 3 माइनस 2.5 इक्वल टू 0.5। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया 4.4 मेंटेन करके चलो। ये 4.4 कैसे आया देखते हैं। 22, 22 का 20%, 4.4। अब मेरे पास है 0.5, मुझे मेंटेन करना है 4.4, तो एक्स्ट्रा पैसा घर से लाना पड़ेगा 3.9, तो ये एडिशन हो गया, तो मेरा न्यू क्लोजिंग बैलेंस 4.4 हो गया। अब फिर खर्चा करना है 3.5, यानी कि मेरा करंट एसेट कम होगा 3.5। मेरे पास है कितना? 4.4, 4.4 में से 3.5 गया तो आया 0.9। अब 0.9 खर्चा करने के बाद का फिगर है बचा हुआ, मुझे चाहिए 6 क्लोजिंग बैलेंस, तो मुझे एक्स्ट्रा 5.1 लाना पड़ेगा घर से, तो जाके मेरा क्लोजिंग बैलेंस 6 तक आ पाएगा, तो 6 आ गया। फिर 2.5 खर्चा करूँगा तो मेरा बचेगा 3.5, 3.5 बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा है 5.2 मेंटेन करो भाई, तो 5.2 माइनस 3.5, 1.7 एक्स्ट्रा घर से लाना पड़ेगा, तो जाके 5.2 मेंटेन होगा। फिर आपका 1.5 खर्चा करोगे, 5.2 आपके पास है, तो 5.2
माइनस 1.5, दिस इज 3.7, 3.7 आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। बट मुझे वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे 4.6 क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। यानी कि 4.6 माइनस 3.7 मतलब 0.9 मुझे घर से लाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो मेरा 4.6 क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर मैं अगले साल एक खर्चा करूँगा, यानी कि मेरे पास बचेगा 3.6, और क्वेश्चन बोल रहा है 20% मेंटेन कर भाई, यानी कि 4 मेंटेन कर, तो 0.4 और लेके आ, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 4। मेहनत है लेकिन टफ नहीं है। एक बार अगर एक कंसेप्ट समझ में आ गया, यानी कि मेरे कॉलम समझ में आ गए, तो फटाफट आंसर आ जाएगा। बट एक कॉलम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कॉलम की जो मेन बात है ना वो ये है कि एफ बढ़ेगा तो सी ए कम होगा, ये अगर माइंडसेट में बैठ गया तो बन जाएगा। और जैसे ये कॉलम कंप्लीट्स हो गए, यानी कि सारे के सारे में वैल्यूज आ गई, तो ये वाला जो कॉलम है विच इज़ जिसको मैंने हाईलाइट किया है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू बी डन इन करंट एसेट एंड फिक्स एसेट्स, ये तो टोटल में आ गया, तो ये वाला आपको कॉलम काम आएगा। यानी इस पूरे के पूरे टेबल का जो मेन आंसर है वो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू बी डन इन करंट एसेट एंड फिक्स एसेट, जो कि इसका आउटपुट है, और ये आउटपुट हमको काम आएगा। तो ये कॉलम हमको चाहिए था, और इस कॉलम के लिए हमने इतनी मेहनत की। ठीक है, तो जब आप इसको नोट कर रहे हो, तो नोट करते समय ये कॉलम्स का जो मैंने लिखा है लाइक बी इजकल टू सी, डी माइनस सी, ई माइनस डी, ई प्लस एफ, ये सब भी लिखना साथ साथ में, क्योंकि आगे चल के जब रिवीजन करने बैठोगे कुछ टाइम बाद एग्जाम के पहले, तो सर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, और मैंने पूरी कोशिश की है एकदम आराम आराम से आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा वर्किंग नोट। जब आपके दोनों वर्किंग नोट बन गए, तो आप बनाओगे एफ सी एफ एफ का टेबल। एफ सी एफ एफ के टेबल में आएगा पर्टिकुलर्स और ईयर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। सेल्स रेवेन्यू, तो ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 8, 10, 15, 22, 30, 26, 23, 20। वेरिएबल कॉस्ट, क्वेश्चन ने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट 40% है, तो अब कैलकुलेट कर लेना, 8 का 40% 3.2, 10 का 40% 4, 15 का 40% 6 एंड सो ऑन। फिक्स कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट 1.6, 1.6, 1.6, 1.6 4 साल के लिए, 2, 2, 2, 2 अगले 4 साल के लिए। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 0.5, 1.5, 1.5, 3, 3, 3, 1, 1, तो ये भी दिया हुआ है। तो सेल्स में से जब आप सारे के सारे खर्चे, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, माइनस कर देंगे, जिसमें आपका डेप्रिसिएशन भी आएगा। तो डेप्रिसिएशन जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया शेड्यूल में, ये रहा, ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया, ये पूरे के पूरी फिगर्स हमको काम आएगी यहाँ पे। तो 2.63, 2.35, 2.3, 2.33, 2.5, 2.5, 2.35, 2.15। तो सिंस सारे के सारे आपने एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए, इनडायरेक्ट इनकम के बारे में कुछ कहा नहीं, तो सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करो, इनडायरेक्ट इनकम जोड़ो, तो आता है पीबीआईटी। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस किया हुआ है, फिर ए माइनस बी किया हुआ है, यानी कि कुल मिला के पीबीआईटी, इनकम स्टेटमेंट फॉलो करना, तो आपका पीबीआईटी आ जाएगा। पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, मैंने लिखा है अज्यूम करेंगे कि जीरो है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की हुई है, तो आपका आ जाएगा पीबीटी। पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर लो पीबीटी। पीबीटी में से आप टैक्सेस 30% दिए हुए हैं, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा पैट। इसी को हम लोग एफ सी एफ, फ्री कैश फ्लो में नो पैट बोलते हैं, तो आपका नो पैट आ जाएगा। अब नो पैट में क्या करना है, तो नो पैट में आपको तो डेप्रिसिएशन एड बैक करना है, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट टू फिक्स्ड एसेट एंड करेंट एसेट माइनस करना है। तो अब ई यानी कि नो पैट में डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे, तो 2.6 2.74, 4.82, 6.72 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये फिगर कैसे आया, तो डेप्रिसिएशन ये रहा प्लस नो पैट, ये दो चीज़ों को आप जोड़ दोगे, जैसे 0.05 प्लस 2.63 तो 2.68, 2.35 प्लस 0.39 तो 2.74 एंड सो ऑन। तो एक चीज़ जुड़ गई नॉन कैश एक्सपेंसेस, अब माइनस कर देना, लेस कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट एंड फिक्स एसेट्स। तो ये जो आपने कॉलम बनाया इतनी मेहनत करके, ये वाला 0.33, 3.9, 5.1, 1.7, 0.9, 0.4, ये पूरा का पूरा जो आपने बनाया यहाँ पे लिख दोगे, 0, 0.33, 3.9, 5.1, 1.7, 0.9, 0.4। तो आपका आ जाएगा फ्री कैश फ्लो टू फर्म, इसमें से माइनस करके। तो ये आपका स्टेप 1 पूरा हो गया।
जो दो चीज़ हाईलाइट की हुई है उसके वर्किंग नोट बनाएं, यानी कि डेप्रिसिएशन और एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। थोड़ा सा लेंदी है, नो डाउट, फ्री कैश फ्लो लेंदी है, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। मेरी कोशिश रही कि आपको कोई अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, इसलिए मैंने ये स्टेप मेथड लाया है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेट करोगे तो आपको थोड़ा क्वेश्चन आसान लगेगा। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, FCF यानी कि फ्री कैश फ्लो के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में जब आते हैं तो थोड़े लेंदी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारा डेटा रहता है इस वाले क्वेश्चंस में, तो स्टूडेंट तो देख के घबरा जाते हैं पहले कि बनाए कि नहीं बनाए, भले क्वेश्चन सिंपल ही क्यों ना हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि क्वेश्चन एक बार पढ़ना, अगर सारा का सारा डेटा समझ में आ जा रहा है कि हाँ कहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो उसको बनाना। और बनाते टाइम मैंने जो आपको 4 स्टेप्स बताए हैं, कैलकुलेट FCFF, फिर कैलकुलेट KO, फिर डिसाइड टाइप 1 टाइप 2 और बोथ, और फिर प्रेजेंट वैल्यू, ये स्टेप्स को फॉलो करना। और जब जो स्टेप फॉलो कर रहे हो, यानी कि अगर पहले स्टेप में खड़े हो लाइक FCFF, तो क्वेश्चन के अंदर में जो भी FCFF से रिलेटेड डेटा है ना, उसी पे ध्यान देना। आने वाले जो स्टेप्स हैं उसमें जो डेटा यूज़ होने वाला है उस पर ध्यान मत देना। तो ऐसे क्या होगा, क्वेश्चन का जो डेटा है आपके माइंड में कैटेगराइज हो जाएगा कि ये स्टेप 1 में काम आएगा, या स्टेप 2 में काम आएगा, या स्टेप 3 में काम आएगा, या स्टेप 4 में काम आएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनने लायक लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो आपका FCFF आ गया, 8 साल का FCFF आ गया। अब हमको KO निकालना है। KO यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्वेश्चन में मुझे डेट और इक्विटी का डेटा दिया हुआ है। आइए देखते हैं। इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12%, तो बैलेंस शीट में देखोगे तो 12% बॉन्ड लिखा है। 12% बॉन्ड यानी कि इंटरेस्ट रेट 12% है। टैक्स रेट 30% दिया यानी कि 0.3। तो KD का फॉर्मूला लगा दूंगा, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी, 12% इंटू 1 माइनस 0.3, तो KD आ जाएगा 8.4%। वेट्स निकालने हैं डेट के, WD। वेट्स मैंने आपको बताया था कि आप निकालते हो D/D+E करके, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले तो टारगेट वेट्स देखना है क्वेश्चन में दिए हैं कि नहीं दिए। इस क्वेश्चन में टारगेट वेट्स नहीं दिए, तो अगर टारगेट वेट्स नहीं दिए तो आपको मार्केट वैल्यू वेट्स लेना है। मार्केट वैल्यू वेट्स लेना है, और अगर नहीं दिए हैं तब जाके आपको बुक वैल्यू वेट्स यूज़ करना। तो हमारे क्वेश्चन में ना तो टारगेट वेट्स हैं ना तो मार्केट वैल्यू वेट्स हैं, तो हमें तब जाके बुक वैल्यू वेट्स यूज़ करना पड़ रहा है। बुक वैल्यू वेट्स का सिंपल मतलब होता है बैलेंस शीट फिगर्स। आपकी बैलेंस शीट में जो भी फिगर्स दिख रहे हैं ना डेट के और इक्विटी के, वही आपको लेना है और उससे वेट्स बनाना है जो कहलाएगा बुक वैल्यू वेट्स। तो अगर मैं अपनी बैलेंस शीट देखूं तो मुझे दिखेगा यहाँ पे 12% बॉन्ड के सामने, और इक्विटी दिख रहा है 12, टोटल है 20, तो बस 8/8 + 12, तो वेट आ जाएगा 0.4। तो इस तरीके से हमारा वेट ऑफ डेट आ गया। इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मुझे 16% क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये रहा 16% क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, तो 16% तो निकाल के दिया हुआ है। वेट्स ऑफ इक्विटी तो यहाँ पर भी बुक वैल्यू वेट्स ही लूँगा, विच इज़ 12/12 + 8, दिस विल गिव मी 0.6। ठीक है, अब जैसे आपके वेट्स आ गए ना, वेट्स ऑफ डेट एंड वेट्स ऑफ इक्विटी, तो आपको एक ना क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। क्रॉस चेक ये कर लेना चाहिए कि जो आपने वेट्स निकाले ना वो सही आए कि नहीं। क्रॉस चेक करने का बेस्ट तरीका है कि जो सम ऑफ वेट्स है ना वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 0.4 + 0.6 = 1 हो रहा है, तो मेरे वेट्स सही आए। तो एक तरीका क्रॉस चेक हो जाता है कि मैंने जो वेट्स निकाले हैं वो सही निकाले कि नहीं। इस तरीके से होता है कि सम ऑफ वेट्स 1 होना चाहिए। क्रॉस चेक भी हो गया, तो चलिए KO निकालते हैं। KO = वेट ऑफ डेट इंटू KD प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू KE, तो 0.4 इंटू 8.4% प्लस 0.6 इंटू 16%, तो 12.96%, जिसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो KO आएगा 13%। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, 13% आ गया। अब स्टेप 3 में चलते हैं, डिसाइड। क्वेश्चन के अगर डेटा देखेंगे तो एक तो टाइप 2 का डेटा दिया हुआ है जिसमें ग्रोथ रेट दिया हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको कैश फ्लोज 8 साल के दिए हुए हैं अलग अलग, तो टाइप 1 का भी डेटा है।
तो मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन बोथ का है, यानी कि इसमें टाइप 1 भी लगेगा और टाइप 2 भी लगेगा। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे टाइप 1 भी लगेगा टाइप 2 भी लगेगा, तो मैं जो प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालूंगा, वो रहेगा प्रेजेंट वैल्यू एज पर टाइप 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एज पर टाइप 2। तो पहले टाइप 1 पे फोकस करते हैं। टाइप 1 पे आपका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो इस तरीके से आएगा कि जो आपका FCFF था, यानी कि स्टेप 1 का आंसर, यानी कि ये 2.68, ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ है लास्ट में, ये आप ले लोगे FCFF, और FCFF को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट KO विच इज़ 13%। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे लाइक 2.68 इंटू 0.885, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 2.371, फिर 2.44 इंटू 0.783 तो 1.911, ऐसे करके सारे की सारी प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी 2.46 तक। और इसका जब टोटल करोगे तो समेशन निकालोगे, यानी कि तो आपका आ जाएगा 18.549। तो जो आपका 18.549 आया है, यानी कि $18.549 मिलियन, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू एज पर टाइप 1 आ चुका है 18.549 मिलियन, जिसमें आने वाले जितने भी फ्री कैश फ्लो टू फर्म्स थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जोड़ दिया तो 18.549 आया। अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन का जो डेटा है वो कहता है कि जो आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म है ना, वो ग्रो होगा आफ्टर 8 ईयर्स, यानी कि ये जो 6.54 मुझे दिया हुआ है 8th पीरियड के एंड में, 6.54 फ्री कैश फ्लो टू फर्म, ये वाला जो फिगर है ना, अब ये ग्रो होगा 5%। यानी कि कहना चाह रहा है कि जो मेरा FCFF8 है, FCFF8 6.54 मिलियन, वो ग्रो होगा 5%। ग्रोथ 5% के 0.05 दिया हुआ है, KO 13% के 0.13। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 8th पीरियड इज इक्वल टू FCFF ऑफ द 9th पीरियड अपॉन KO माइनस D, विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 8th पीरियड इज इक्वल टू FCFF8 इंटू 1 प्लस G। तो FCFF8 मेरे पास है, G भी है, KO भी है, तो 6.54 इंटू 1 प्लस 0.05 अपॉन 0.13 माइनस 0.05, तो प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 8 पीरियड आ जाएगा 85.8375 मिलियन। तो क्या ये आंसर आ गया? जी नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू तो आई, लेकिन 8वें साल पे खड़ी है, मतलब 8th ईयर एंड पे खड़ी है। मुझे तो आज यानी कि 31 मार्च 2012 को प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 8th पीरियड चाहिए, यानी कि 31 मार्च 2012 की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा PV0 इज टू PV8 अपॉन 1 प्लस KO का पावर 8। तो उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे जो PV8 पे खड़ा है, यानी कि फ्यूचर पे खड़ा है, तो PV0 इज टू 85.8375 अपॉन 1 प्लस 0.13 का पावर 8। तो PV0 आ जाएगा 32.2749 मिलियन डॉलर्स, यानी कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइप 2 आ जाएगा 32.2749। जैसे कि आपका ये आ गया, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू विच इक्वल टू वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जिसे क्वेश्चन कहता है वैल्यू ऑफ फर्म, विच इज़ PV0 टाइप 1 प्लस PV0 टाइप 2। यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल प्लस फॉर्मूला। तो अगर थोड़ा सा भी रिकॉल करो, तो मैंने आपको मल्टीपल ग्रोथ DDM जब पढ़ा रहा था, तब मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि यार इसको शॉर्ट में ना टेबल प्लस फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने लिखा है टेबल प्लस फॉर्मूला। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी आपने किया विच इज़ टाइप 1 प्लस टाइप 2 बोथ वाला क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं मल्टीपल ग्रोथ जैसा ही होता है, जिसमें आप एक टेबल बनाते हो, जैसे कि मेरे केस में ये टेबल, एक ये टेबल बनाया और एक ये टेबल बनाया। तो एक टेबल बना दिया जिससे टाइप 1 आ गया, ये टेबल बनाया और ऊपर टेबल बनाया, और साथ ही साथ फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टेबल प्लस फॉर्मूला यूज़ किया। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि अगर आपके पास FCFF का बहुत वाला क्वेश्चन आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपको टेबल प्लस फॉर्मूला वाला तरीका यूज़ करके आंसर निकालना है। तो 18.549 मिलियन डॉलर्स प्लस 32.2749 मिलियन डॉलर्स इज इक्वल टू $50.8239 मिलियन, विच इज़ वैल्यू ऑफ द फर्म 50.8239। आ गया। अब अगला पार्ट है वैल्यू ऑफ इक्विटी।
वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? वो निकलेगा वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। मैंने कई बार बताया कि जो बिजनेस की वैल्यू होती है उसमें इक्विटी की भी वैल्यू और डेट की वैल्यू शामिल होती है। तो अगर इक्विटी की वैल्यू चाहिए तो बिजनेस की वैल्यू में से डेट की वैल्यू माइनस कर दो। वो कैसे किया जाता है? वो किया जाता है कि वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो आपने अभी अभी निकाला 50.8239 मिलियन, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट की मार्केट वैल्यू माइनस की जाती है, क्योंकि जो आपने बिजनेस की वैल्यू निकाली है वो मार्केट वैल्यू के बेस पे निकाली है, तो आपको वैल्यू ऑफ डेट भी मार्केट वैल्यू माइनस करना चाहिए। सिंस क्वेश्चन में मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट नहीं दिया गया, मैं अज्यूम करूंगा कि वो बुक वैल्यू के बराबर है, $8 मिलियन माइनस कर दूंगा तो मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा $42.8239 मिलियन। तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका फ्री कैश फ्लो टू फर्म का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ABC कंपनी is considering acquisition of XYZ Limited, which has 1.5 crore shares outstanding and issued। तो ABC एक कंपनी है जिसे XYZ परचेस करने का मन है और XYZ लिमिटेड के पास 1.5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। द मार्केट प्राइस पर शेयर इज़ 400 एट प्रेजेंट। तो ये किसकी मार्केट प्राइस है? तो ये XYZ की बात चल रही है जिसको अक्वायर करने का मन है ABC को। तो XYZ की मार्केट प्राइस दी हुई है 400। ABC का एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। मतलब ABC जो भी कैपिटल जुगाड़ता है, जहाँ से भी कैपिटल लिया हुआ है, उसको कॉस्ट पड़ती है 12%। अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम XYZ indicates its expected cash accruals for the next 3 years as follows। तो XYZ के आने वाले 3 कैश फ्लोज, कैश अक्रूवल्स, वो हैं 250 करोड़, 300 करोड़ एंड 400 करोड़। सिर्फ 3 साल के दिए हुए हैं। Calculate the range of valuation that ABC has to consider। Present value factors 12% for years 1 to 3 respectively 0.893, 0.797 और 0.712 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में एक बात कही है, रेंज ऑफ वैल्यूएशन मांगी गई है। तो पहले तो इसको समझते हैं कि रेंज का मतलब क्या होता है। जब भी रेंज वर्ड आता है आपके सामने तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि कोई मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। रेंज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर दायरा, मतलब इसके पीछे नहीं और इसके आगे नहीं। तो इसके पीछे नहीं यानी कि मिनिमम वैल्यू, इसके आगे नहीं तो मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कभी भी रेंज आपको निकालना हो किसी भी चीज़ की रेंज, यहाँ पे तो वैल्यूएशन की बात चल रही है लेकिन नॉर्मली बता रहा हूँ, तो किसी भी चीज़ की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है और किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उसे कहा जाता है रेंज। यहाँ पे हमें वैल्यूएशन की रेंज निकालनी है, यानी कि हमको मिनिमम वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड निकालना है। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इस क्वेश्चन में हम अज्यूम करेंगे कि वैल्यू ऑफ डेट जीरो है क्योंकि डेट का कोई डेटा नहीं दिया हुआ, यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। यानी कि यहाँ पे अब हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ XYZ लिमिटेड निकालना है, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विटी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ XYZ लिमिटेड निकालना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी एक्चुअल वैल्यू इक्विटी, यानी कि आज उस कंपनी की, यानी कि XYZ की वैल्यू ऑफ इक्विटी है कितनी, VOE है कितनी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, जिसमें हम फ्री कैश फ्लो अप्रोच यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी। एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपके पास एक्चुअल MPS होना चाहिए, उसको आप नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू P0 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये वाला फॉर्मूला कई बार मैंने रिवाइज भी करवाया, और स्टार्टिंग यानी कि इक्विटी वैल्यूएशन के स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि आप IV0 P0 तो निकाल लोगे, सीख भी लोगे, उसके आगे क्या, तो उसके आगे उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी या फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। फिर उसमें वैल्यू ऑफ डेट जोड़ोगे तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगा, और ये वैल्यू ऑफ बिजनेस आएगा उसी को कहते हैं कंपनी वैल्यूएशन या कॉरपोरेट वैल्यूएशन या फिर बिजनेस वैल्यूएशन, जो कि यूजुअली मर्जर एंड एक्विजिशंस, यानी कि किसी कंपनी को परचेज करना हो या नहीं करना हो
उसमें यूज़ होता है। हमारा भी क्वेश्चन इस तरीके से डिज़ाइंड है कि ABC एक कंपनी है जिसे XYZ को अक्वायर करने का मन है और इसके लिए वो वैल्यूएशन वगैरह मांग रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, विच इज़ एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू P0 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। 400 रुपये पर शेयर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 करोड़ शेयर्स, तो 600 करोड़ आ गया एक्चुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ XYZ। तो ये जो आपका है 600 करोड़, ये उसकी मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विटी है, यानी कि रेंज की मिनिमम वैल्यू हो गई। अब रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे विच इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी। जब हम FCF यानी कि फ्री कैश फ्लो अप्रोच की बात करेंगे, हम 4 स्टेप्स की बात करेंगे जो मैंने सिखाया है। पहला है FCFF, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन 250, 300 एंड 400। तो इस क्वेश्चन में हमें अलग से FCFF नहीं निकालना पड़ा, ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। फिर निकालेंगे KO, तो KO भी दिया हुआ है 12% ABC का, कि ABC को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना पड़ता है, 12% पड़ता है। फिर स्टेप 3 है डिसाइड करो कि भाई टाइप 1 है, टाइप 2 या बोथ है। तो मैंने कहा कि भाई ये टाइप 1 है क्योंकि मेरे को 3 साल का सिर्फ कैश फ्लो दिया हुआ है और कोई ग्रोथ की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन में कोई ग्रोथ की बात नहीं चल रही है, यानी कि इन्फाइनाइट पीरियड की तो बात ही नहीं हो रही, यानी कि अनलिमिटेड पीरियड। और लिमिटेड पीरियड की बात हो रही है, वो भी 3 साल की बात हो रही है। तो ये मेरा टाइप 1 क्वेश्चन हो गया। टाइप 1 में सिंपली एक टेबल बनाऊंगा और मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी आ जाएगी। टेबल में आएगा ईयर, फ्री कैश फ्लो टू फर्म, PV फैक्टर एट द रेट 12%, तो 0.893, 0.797, 0.712 ये भी दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो तो 223.25, 239.10, 284.80, समेशन इज 747.15, यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ गई 747.15 करोड़। तो आपका स्टेप 4 तक आप पहुंच गए और इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई आपकी। अब अगर ये इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी सारे के सारे शेयर्स की है और एक शेयर की निकालनी है, यानी कि आप IV0 की बात कर रहे हो, IV0 इज टू इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि 747.15 करोड़ रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1.5 करोड़ शेयर्स। तो आपका आंसर आएगा IV0 498.10 पर शेयर। अब रेंज ऑफ वैल्यूएशन की बात चल रही है, तो मेरा फाइनल जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा कि जब भी मैं रेंज की बात करूँगा, एक कॉलम होगा मिनिमम वैल्यू का, एक होगा मैक्सिमम वैल्यू का। अगर हम वैल्यू पर शेयर की बात करें, XYZ की वैल्यू पर शेयर की बात करें, तो मिनिमम वैल्यू पर शेयर इज़ 400, मैक्सिमम वैल्यू पर शेयर इज़ 498.10। और अगर मैं पूरी की पूरी कंपनी की बात करूँगा, जैसे वैल्यू इक्विटी और वैल्यू ऑफ बिजनेस, पूरे के पूरे बिजनेस की वैल्यू होगी मिनिमम 600 करोड़ और मैक्सिमम होगी 747.15 करोड़। 400, 600, 498.10, 747.15, ये सारे आपके पर शेयर और टोटल के आंसर आ गए। तो रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब मैंने फ्री कैश फ्लो अप्रोच स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताया था कि फ्री कैश फ्लो अप्रोच में हम दो तरह के कैश फ्लोज देखते हैं। एक होता है फ्री कैश फ्लो टू फर्म, यानी कि पूरे के पूरे बिजनेस की, यानी कि FCFF, और दूसरा होता है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, यानी कि FCFE। ये मैंने एकदम शॉर्ट में बताया था, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पे मैंने लिखा था। ये देखो, यहाँ पे जब मैंने चालू किया था FCFF, तो FCFF और FCFE इस तरीके से लिखा था। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि FCFE वगैरह कैसे निकलेगा। तो दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में, FCFF और FCFE। स्टेप 1 कंपेयर करते हैं। स्टेप 1 गौर से देखिएगा। स्टेप 1 में हम FCFF में क्या करते आए हैं, FCFF हम करते आए हैं नो पैट, विच इज़ नथिंग बट पैट। उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी कि डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते हैं, केपेक्स माइनस करते हैं क्योंकि कैश आउटफ्लो है, और डेल्टा वर्किंग कैपिटल यानी कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी माइनस करते हैं क्योंकि कैश आउटफ्लो है। जब हम FCFE इक्विटी की बात करते हैं,
तो इक्विटी में हमको ई एफ और ई एस एच की बात करेंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे हम ई एफ और ई एस एच में प्लस कर देंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस यानी कि डेप्रिसिएशन का इक्विटी पोर्शन। इक्विटी पोर्शन मतलब ई अपॉन डी प्लस ई यानी कि वेट्स ऑफ ई। केपेक्स माइनस कर देंगे, बट केपेक्स जब माइनस कर रहे हैं तब भी उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इक्विटी पोर्शन ऑफ द केपेक्स और डेल्टा वर्किंग कैपिटल यानी कि इक्विटी पोर्शन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो कुल मिला के जब आप फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकालने वाले हैं तो आप सारी बातें इक्विटी की करेंगे। तो ई एफ और ई एस एच प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन इंटू वेट्स ऑफ इक्विटी माइनस केपेक्स इंटू वेट ऑफ इक्विटी माइनस डेल्टा वर्किंग कैपिटल इंटू वेट ऑफ इक्विटी। स्टेप 2, एफ सी एफ एफ में आप क्या करते हो, आप के ओ निकालते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डब्ल्यू ए सी सी या के सी वगैरह। लेकिन जब आप एफ सी एफ ई की बात कर रहे हो, मतलब कौन से रेट से पुल करना है कैश फ्लो को, तो यहाँ पे आप के यूज़ करोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। स्टेप 3, स्टेप 3 में दोनों में सेम चीज़ करते हो, यानी कि डिसाइड करते हो कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है कि बोथ है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है स्टेप 3 में। स्टेप 4, स्टेप 4 में ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने एफ सी एफ एफ को पुल किया आने वाले कैश फ्लोज को, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो पूरे बिजनेस की वैल्यू होगी, जिसे हम वैल्यू ऑफ बिजनेस कहते हैं। लेकिन अगर आपने एफ सी एफ ई फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, यानी कि आने वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो वो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा, यानी कि पूरे पूरे बिजनेस की जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है छोटा सा पोर्शन वो निकल के आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा रही है और एफ सी एफ एफ यूज़ कर रहे हैं तो वी ओ बी आएगा, और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकाली जा रही है और एफ सी एफ ई यूज़ हो रहा है तो वी ओ ई इक्विटी आएगा। आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी 290 करोड़, तो पैट दिया हुआ है। इक्विटी कैपिटल 1300 करोड़ रुपीस दिया हुआ है, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल ई एस एस सी दिया हुआ है। पार वैल्यू ऑफ शेयर 40 ईच, यानी कि फेस वैल्यू दिया हुआ है। डेट रेशियो ऑफ द कंपनी यानी कि डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी यानी कि 27%, यानी कि 0.27 दिया हुआ है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी 8% दिया हुआ है, तो लॉन्ग रन ग्रोथ है मतलब जी दिया हुआ है। बीटा 0.1, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 8.7 यानी कि आर एफ, मार्केट रिटर्न यानी कि आर एम दिया हुआ 10.3, तो ये 0.1, 8.7 और 10.3 यानी कि आर एफ, आर एम और बीटा समझ में आ गया होगा कि ये आर ई निकालने के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, केपेक्स पर शेयर 47 रुपीज़, डेप्रिसिएशन पर शेयर 39 रुपीज़, चेंज इन वर्किंग कैपिटल 3.45 पर शेयर। तो सारे वैल्यूज़ पर शेयर दिए हुए हैं और हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अज्यूम करेंगे कि पैट और ई एफ और इसे सेम है, इक्वल टू 290 करोड़। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, ई एस सी अपॉन फेस वैल्यू यानी कि पार वैल्यू पर शेयर 1300 करोड़ रुपए अपॉन 40 रुपीज़ पर शेयर, तो 32.50 करोड़ शेयर आ देंगे। तो ई एफ और ई एस एच पर शेयर यानी कि ई पी एस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ई एफ और ई एस एच अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ई एफ और ई एस एच अभी अभी अज्यूम किया 290 करोड़ और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाला 32.5 करोड़ शेयर्स, तो 8.923 पर शेयर में आ जाएगा ई पी एस। आगे बढ़ते हैं। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी अपॉन डी प्लस ई 27% है, यानी कि 0.27 है। इसे हम वेट्स ऑफ डेट बोलते हैं, डी अपॉन डी प्लस ई को 0.27। तो वेट ऑफ डेट से ही वेट ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, विच इज़ ई अपॉन डी प्लस ई, विच इज़ 1 माइनस वेट ऑफ डेट, बिकॉज वेट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1। सम ऑफ वेट्स 1 होता है, तो डेट का वेट इक्विटी का वेट का सम करोगे तो 1 आना चाहिए। तो अगर 0.27 वेट ऑफ डेट है तो 1 माइनस 0.27 वेट ऑफ इक्विटी होगा, यानी कि 0.73। ये सब मेहनत मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी यानी कि एफ सी एफ ई के थ्रू वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। तो जब सारे डेटा पर शेयर दिया हुआ है तो मैंने ई एफ और ई एस एच का जो फॉर्मूला याद किया थोड़ी देर पहले ही,
वो वाला यूज़ नहीं कर पाऊँगा, उसे मुझे पर शेयर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि EF और ESH को नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि EPS निकाल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और बाकी डेटा विच इज़ डेप्रिसिएशन पर शेयर दिया हुआ है, केपेक्स पर शेयर दिया हुआ है, तो डेल्टा वर्किंग कैपिटल पर शेयर दिया हुआ है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वेट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मुझे होती EF और ESH में, क्योंकि वो पर शेयर नहीं होता मेरे पास, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले कैलकुलेशन कर ली और 8.923 निकाल लिया, तो पर शेयर आ गया। तो EPS यानी कि पर शेयर है 8.923, फिर 39% डेप्रिसिएशन इंटू 0.73 जो वेट है, फिर केपेक्स पर शेयर यानी कि 47 पर शेयर इंटू 0.73, और डेल्टा वर्किंग कैपिटल विच इज़ चेंज इन वर्किंग कैपिटल 3.45 पर शेयर इंटू 0.73। तो FCFE पर शेयर मेरा आ गया 0.5645 पर शेयर। तो एक शेयर का FCFE आ गया। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 KE चाहिए। KE हम यूजुअली RE लेते हैं, KE को हम हमेशा यूजुअली RE समझते हैं, विच इज़ RF प्लस RA माइनस RF इंटू बीटा। तो 8.7% प्लस 10.3 माइनस 8.7 इंटू 0.1, तो 8.86% RE आ गया, यानी कि KE आ गया। तो 0.0886 आपका KE आ गया। अब डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन है। तो डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया हुआ 8% और एक ही ग्रोथ रेट लिखा हुआ है और वो कांस्टेंट रहेगी। तो टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू योर FCFE 1 अपॉन KE माइनस जी, यानी कि FCFE 0 इंटू 1 प्लस जी अपॉन KE माइनस जी। तो अभी आप जो स्टेप 1 में FCFE निकालते हैं, फ्री कैश फ्लो, वो 0 पीरियड की रहती है। तो इसमें आपको ग्रोथ रेट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस जी विच इज़ 1 प्लस 0.08। तो आपका हो जाएगा 0.5645 इंटू 1 प्लस 0.08 अपॉन 0.0886 माइनस 0.08। आपका SPV 0 आ जाएगा, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 0 पीरियड एक शेयर की आ जाएगी 70.89 पर शेयर, जो कि आपका आंसर है वैल्यू ऑफ शेयर विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0 पीरियड पर शेयर 70.89। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया टाइप 2 वाला क्वेश्चन, FCFE फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी वाला अप्रोच। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यूएशन ऑफ हैंसेल लिमिटेड हैज़ बीन डन बाय इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मतलब पूरी की पूरी कंपनी का वैल्यू निकाल चुका है एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस VOB निकाल चुका है, बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो ऑफ 54 लाख फॉर द फॉलोइंग ईयर एंड एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ 9%। तो फॉलोइंग ईयर मतलब आने वाला साल, आने वाले साल का फ्री कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है 54 लाख। कुल मिला के बोल रहा है कि FCFF1 है, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है पूरी की पूरी कंपनी की। जब कंपनी की बात चलेगी तो हम FCFF बोलेंगे, और जब आप इक्विटी की बात करोगे यानी कि वैल्यू ऑफ इक्विटी की, तब मैं FCF ही बोलूँगा। तो यहाँ पे 54 लाख FCFF1 हो गया, यानी कि पीरियड 1 एंड का FCFF 54 लाख, यानी कि फॉलोइंग ईयर का। ग्रोथ रेट दिया हुआ 9%, जी दिया हुआ है। एनालिस्ट हैज़ एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ हैंसेल लिमिटेड टू बी 1800 लाख, मतलब जो उसने वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाली जो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है वो 1800 लाख है, और वो निकाली कैसे, 54 लाख को यूज़ करके और 9% को यूज़ करके। However, he committed mistake of using the book values of debt and equity. उसने बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज़ किया और उसको मिस्टेक बोल रहा है। अरे भैया तो उसको मिस्टेक क्यों बोल रहा है? मैं इसलिए इसको मिस्टेक बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बताता हूँ कि जब भी आपको वेट्स यूज़ करना है, जो हम सेकेंड स्टेप निकालते हैं ना KO यानी कि WACC यानी कि KC, तो जब भी आप सेकेंड स्टेप फॉलो कर रहे हो यानी कि निकाल रहे हो, आपको ध्यान देना है कि या तो आप टारगेट वेट्स लो, यानी कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कि भैया इक्विटी का वेट इतना लीजिए या डेट का वेट इतना लीजिए, वो ले लो, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करो। अगर टारगेट वेट्स नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा, तो मार्केट वैल्यू वेट्स लो, और अगर मार्केट वैल्यू वेट्स भी अवेलेबल नहीं है तब जाके बुक वैल्यू वेट्स लो। यानी कि इसने ये मिस्टेक कर दी कि डायरेक्टली उसने बुक वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी यानी कि बुक वैल्यू वेट्स ऑफ डेट एंड इक्विटी ले लिया, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तो टारगेट वेट्स लेना था या मार्केट वैल्यू वेट्स लेना था।
आगे पढ़ते हैं। द बुक वैल्यू वेट्स एम्प्लॉयड बाय द एनालिस्ट आर नॉट नोन, बट यू नो दैट हैंसेल लिमिटेड हैज़ अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ 20%। के ई दिया हुआ है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 10%, तो के डी दिया हुआ है, तो के ई दिया है, के डी दिया है। द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज थ्राइस इट्स बुक वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी का मतलब है मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज थ्राइस इट्स बुक वैल्यू, वेयर एज द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 9/10 ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी की आपस का रिलेशनशिप दिया हुआ है। हमें क्या करना है, तो हमें करेक्ट वैल्यू ऑफ हैंसेल लिमिटेड निकालना है, यानी कि वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑफ हैंसेल लिमिटेड निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एफ सी एफ एफ 1 दिया हुआ है 54 लाख, मैंने आपको बताया फॉलोइंग ईयर का दिया हुआ है। जी 9% के 0.09। वैल्यू ऑफ हैंसेल लिमिटेड वी ओ बी 1800 लाख, ये इनकरेक्ट वाला दिया हुआ है, करेक्ट वाला तो हमको निकालना है। के ई दिया हुआ 20%, के डी दिया है 10%, और कुछ रिलेशनशिप निकाल के दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी मार्केट वैल्यू इज थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ बुक वैल्यू, एंड वैल्यू ऑफ डेट यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज टू 9/10 मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू ऑफ डेट। तो बुक वैल्यूज एंड मार्केट वैल्यूज के बीच का रिलेशनशिप दिया हुआ है। नाउ वी नो दैट, हम क्या पढ़ चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना, स्टेप 4। और स्टेप 4 यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ पे टाइप 2 के थ्रू निकलेगा। टाइप 2 जिसमें हम करते हैं एफ सी एफ एफ 1 अपॉन के ओ माइनस जी। एफ सी एफ एफ 1 है मेरे पास 54 लाख, 0.09 ग्रोथ रेट है, वैल्यू ऑफ बिजनेस गलत वाली दी हुई है, तो मैंने के ओ कौन सा यूज़ किया होगा 12%, तो ये भी मेरा इनकरेक्ट के ओ है, क्योंकि गलत के ओ निकाले गलत वेट्स यूज़ करके, और अगर गलत के ओ निकाले हो तो गलत ही वैल्यू आई होगी। नाउ हाउ वाज दिस के ओ कैलकुलेटेड, तो ये इनकरेक्ट के ओ निकला कैसे, ये इनकरेक्ट के ओ निकला के ई मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द इक्विटी डब्ल्यू ई प्लस के डी बुक वैल्यू डब्ल्यू डी यानी कि वेट ऑफ डेट। तो इस महाशय ने बुक वैल्यू वेट्स ले लिए जबकि इसको मार्केट वैल्यू वेट्स लेने थे, यानी कि क्या किया 12% इज इक्वल टू 20% बुक वैल्यू डब्ल्यू ई प्लस 10% बुक वैल्यू डब्ल्यू डी। नाउ वेट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 1। तो ये जो चीज़ है वेट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ इक्विटी इक्वल 1, ये चाहे मार्केट वैल्यू वेट्स लो, चाहे बुक वैल्यू वेट्स लो, चाहे टारगेट वैल्यू वेट्स लो, मतलब टारगेट वेट्स लो, तो तीनों केस में ये चीज़ तो सेम रहती है, यानी कि ये चीज़ तो कांस्टेंट रहेगी ना, यानी कि वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी को जोड़ोगे तो 1 आना चाहिए, वो तो तीनों में काम करेगा, तो यहाँ पर भी काम किया होगा। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि 12% इज इक्वल टू 20% बुक वैल्यू डब्ल्यू ई प्लस 10% 1 माइनस बुक वैल्यू डब्ल्यू ई। तो ये जो बुक वैल्यू डब्ल्यू ई है इसको मैं एक वेरिएबल लेके आगे बढ़ रहा हूँ और उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ इस प्रकार से आएगा कि 12% माइनस 10% इक्वल टू 10% टू बुक वैल्यू डब्ल्यू ई, 2% अपॉन 10% इक्वल टू बुक वैल्यू डब्ल्यू ई, बुक वैल्यू डब्ल्यू ई इक्वल टू 0.2, तो बुक वैल्यू वेट्स ऑफ इक्विटी आ गया 0.2 और बुक वैल्यू ऑफ वेट्स ऑफ डेट 1 माइनस 0.2 करके आएगा 0.8, तो मेरे पास बुक वैल्यू वेट्स आ गए। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट वैल्यू ऑफ इक्विटी यानी कि मार्केट वैल्यू इज थ्राइस द बुक वैल्यू, तो अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का जो रिलेशनशिप है वी ओ ई का, ये रिलेशनशिप इनके वेट्स का भी होगा, यानी कि मार्केट वैल्यू डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 3 इंटू बुक वैल्यू डब्ल्यू ई, यानी कि मार्केट वैल्यू डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 3 इंटू 0.2 जो अभी निकाले विच इज़ 0.6। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी यानी कि वी ओ ई मार्केट वैल्यू और जो वैल्यू ऑफ इक्विटी बुक वैल्यू है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो उनके वेट्स में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ इक्विटी मार्केट वैल्यू को हम लिख सकते हैं मार्केट वैल्यू डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 3 इंटू बुक वैल्यू डब्ल्यू ई, तो मार्केट वैल्यू वेट्स यानी कि मार्केट वैल्यू डब्ल्यू ई आ जाएगा 0.6, एंड यहाँ पे आपको 1 माइनस नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ डेट का भी रिलेशनशिप दिया हुआ है विच इज़ मार्केट वैल्यू वैल्यू ऑफ डेट 9/10 ऑफ वैल्यू ऑफ डेट बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू डब्ल्यू डी 9/10 बुक वैल्यू डब्ल्यू डी, इनके मार्केट डब्ल्यू डी अगर 9/10 0.8 0.72, तो यहाँ पे आपका मार्केट वैल्यू
वेट्स 0.72 आएगा ऑफ डेट एंड मार्केट वैल्यू वेट्स ऑफ इक्विटी आएगा 0.6। अब आपको चेक करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपको चेक ये करना है कि अभी जो टोटल ऑफ वेट्स है वो 1 के बराबर है कि नहीं। तो आपने देखा कि 0.6 जो आपका अभी आया और 0.72 आपको जो अभी आया 1.32 हो रहा है, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, तो वेट्स विल बी कन्वर्टेड। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इक्विटी का वेट्स अब बन जाएगा 0.6 अपॉन 0.6 प्लस 0.72 और डेट का वेट बन जाएगा 0.72 अपॉन 0.6 प्लस 0.72, यानी कि 0.6 अपॉन 1.32 वेट्स ऑफ इक्विटी और 0.72 अपॉन 1.32 वेट्स ऑफ डेट बन जाएगा। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 1 आएगा। मतलब कभी भी आप ऐसी कहीं जगह में फंसें जहाँ पे ये हो, यानी कि वेट्स का टोटल 1 नहीं हो, जो कि इसी केस में फंसोगे, यानी कि जब आप गलती से बुक वैल्यू वेट्स ले लोगे मार्केट वैल्यू वेट्स लेने की जगह, तब आपको ये एक एक्स्ट्रा स्टेप चेक करने वाला रखना है कि जो आपके नए वेट्स आए हैं उनका सम 1 है कि नहीं। नहीं है तो उसका सम 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाए, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो जो 0.6 उसका आंसर आया था अपॉन 0.6 प्लस 0.72 और सामने वाले में 0.72 अपॉन 0.6 प्लस 0.72, अब आपका आंसर 1 आएगा। अब आपके वेट्स सही हो गए और ये मार्केट वैल्यू वेट्स ही हैं, तो करेक्ट केओ निकालोगे। करेक्ट केओ में वेट्स ऑफ इक्विटी ले लोगे 0.6 अपॉन 1.32 टू 20% प्लस 0.72 अपॉन 1.32 टू 10%। तो आंसर आएगा 14.54% अप्रॉक्स, जिसे आप 0.1454 भी बोल सकते हो। तो सिंपली आप करेक्ट वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी कि करेक्ट वैल्यू ऑफ हैंसल लिमिटेड निकाल सकते हो। FCFF 1 अपॉन करेक्ट KO माइनस G which is 54 lakh upon 0.1454 minus 0.09 which is 974.73। तो जो आपका 1800 लाख कुछ आया था आंसर, वो रॉन्ग है। आपका आंसर यानी कि आपका करेक्ट वैल्यू ऑफ हैंसल है 974.73 लैक्स, 974.73 लैक्स करेक्ट वैल्यू ऑफ हैंसल लिमिटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमको बस ये चीज़ समझ में आती है कि हमें हमेशा मार्केट वैल्यू वेट्स या फिर टारगेट वेट्स वगैरह यूज़ करना चाहिए। एकदम लास्ट में बुक वैल्यू वेट्स पे जाना चाहिए अगर क्वेश्चन में ज़्यादा डेटा है नहीं तो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है।